मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 27 फरवरी 2023 को सुबह की पाली में हुए विज्ञान के पेपर जिसका कोड 824 ईपी है, इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन था, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति बताइए। तो क्षमता माइनस में है तो जिसकी प्रकृति हो जाएगी अवतल लेंस। और इसके सवाल को हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि लेंस की क्षमता यानी डी बराबर -2.5 डायोप्टर है, फोकस दूरी निकालना है तो एफ बराबर 100/p का सूत्र लगा के इसको हल करेंगे तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी, अर्थात पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होगी। तो इसका चौथा विकल्प √P/R ये सही होगा। तीसरे वाले में माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा V2/V1। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो तीसरा वाला असत्य हो जाएगा, बाकी ये 3 कथन जो हैं वो सत्य हैं। असत्य कथन पूछा है उसने तो आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो आंसर होगा समतल दर्पण। प्रश्न नंबर 6 में, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर I2 है, तब जो आंसर होगा इसका तो वो हो जाएगा R1/I2 बराबर 9/2। क्वेश्चन नंबर 7 में, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो n गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, खंड खा के अंतर्गत जो रसायन विज्ञान का है, CH3CH2OH का IUPAC नाम, तो पीछे OH लगा है मतलब ये एल्कोहल समूह का है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा कि CH4 + O2 = CO2 + 2H2O + ऊष्मा एवं प्रकाश। प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत, एक समूह से में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु उसका साइज बढ़ता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर होगा, समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका विकल्प हो जाएगा चौथा वाला सही। शुद्ध जल का pH मान होता है तो आंसर होगा 7। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 जो खंड गा के अंतर्गत जीव विज्ञान के हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो इन सब में हरे पौधे हैं जो स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये उत्पादक होते हैं। प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत, मटर के लंबे पौधों टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में मिलेंगे। तो आंसर होगा सभी लंबे पौधे। इस प्रकार से इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। 17वां प्रश्न है, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो आंसर होगा वर्तिकाग्र। इंसुलिन स्रावित होता है तो आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। 19 वाले में, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो आंसर है चार्ल्स डार्विन। और जो 20 अंतिम प्रश्न हैं, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो 20 विकल्प हैं इनके प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट में भरने थे। खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए, इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर होगा, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। केवल एक ही स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसका एक उदाहरण, अगर इसके एक उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर नाक कान गले की जांच करने में करते हैं, तो इसका एक उपयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया को चित्र बनाकर समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारें तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसको हम वर्ण विक्षेपण को इस चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ
विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम में विभिन्न रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार की ओर से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। इसको शॉर्ट में हम बैजानी हपीनाला के नाम से बोल सकते हैं या याद कर सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सूर्य के प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश से बना हुआ है। प्रिज्म इन रंगों के अलग अलग कर देता है क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। अतः सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा वाला प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? विद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाइए। तो जो ओम का नियम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पेपरों में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि अपरिवर्तित रहे अर्थात कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में प्रवाहित धारा आई इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। ओम के नियम के सत्यापन के प्रयोग के लिए ये जो ओम का नियम है केवल धातु चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए सत्य है। इस प्रयोग के लिए कॉन्सेंट्रेंट यूरेका अथवा मैंगनीज का एक प्रतिरोध तार लेते हैं, जैसे कि आप प्रतिरोध तार देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें और इसके साथ श्रेणी क्रम में बैटरी, धारा नियंत्रक, अमीटर और कुंजी को जोड़ देते हैं। जो वोल्ट मीटर है उसको प्रतिरोध तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। परिपथ में कुंजी लगाते ही धारा बहने लगती है। धारा आई का मान अमीटर से और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर वोल्ट मीटर से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा को बदल कर धारा तथा विभवांतर का मान हम एक सारणी में लिख लेते हैं। प्रत्येक परीक्षण से भी और आई का अनुपात समान प्राप्त होता है, जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है, क्योंकि जिस अनुपात में हम धारा को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में विभवांतर बढ़ता है। इस प्रकार से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है और हमें एक सरल रेखा के रूप में भी और आई का अनुपात प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सरल रेखा में हमें इसका जो ग्राफ है वो प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? इस घटना से संबंधित फैराडे के प्रयोग को समझाइए। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है और ये प्रश्न 6 नंबर में आया था, तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इसी विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रयोग के लिए फैराडे ने तारों की एक कुंडली बनाकर उसके परिपथ में एक धारामापी लगाया तथा एक क्षण चुंबक को इसके समीप लाकर निम्नलिखित प्रयोग किए। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि फैराडे ने एक तार की कुंडली ली बनाकर उसे परिपथ में धारामापी लगाया और उसके सामने एक चुंबक को लाया और निम्न परिवर्तित किए। तो पहली स्थिति जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहली वाली स्थिति के अंतर्गत जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया गया, यानी उत्तरी ध्रुव एन को कुंडली के समीप लाया गया, तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप एक दिशा में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक की गति से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु जब चुंबक के इसी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया गया तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है, जैसे कि पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति की बात करें तो इसी प्रकार जब क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है। तीसरी स्थिति की बात करें तो तीसरी स्थिति में धारामापी में विक्षेप केवल उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष है। और लास्ट स्थिति जो डी वाली है उसमें है कि यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के समीप लाएं अथवा चुंबक को दूर ले जाएं तब भी धारामापी में उसी प्रकार का क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली में धारा कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इस प्रयोग को दर्शाया। 5वां निष्कर्ष निकला कि जैसे ही गतिशील चुंबक रुक जाता है वैसे ही विक्षेप लुप्त हो जाता है। 6वां है
चुंबक अथवा कुंडली को जितनी तेजी से चलाया जाता है, धारा मापी में विक्षेप उतना ही अधिक होता है, अर्थात धारा उतनी ही अधिक प्रबल होती है। और लास्ट है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारा मापी में विक्षेप बढ़ जाता है, अर्थात धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। इस प्रकार से फैराडे का इस घटना से संबंधित प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा वाला है कि किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर होगा, परिनालिका में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक परिनालिका लेनी होगी। जो परिनालिका है, किसी अचुंबकीय पदार्थ, लकड़ी, गत्ता आदि के बेलन पर तांबे के विद्युत रोधी आवरण से ढके तार के अनेक फेरे होते हैं। आसपास लपेटने से बनी एक तारों की बेलनाकार कुंडली होती है, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। इस परिनालिका जब हम परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह दंड क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस घटना से संबंधित मुख्य परीक्षण इस प्रकार है। पहला, परिनालिका की अक्ष यानी अंदर पर चुंबकीय बल रेखाओं का समांतर होना, यानी अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। यह प्रदर्शित करती हैं कि धारावाही परिनालिका के अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान है। अगला है, इसके बाद अगला प्रयोग इसी में आया कि दूसरे वाले में चुंबकीय क्षेत्र का पास पास होना, क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना, यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। अगला परीक्षण प्राप्त होता है कि किनारों पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना, यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। अगले वाले में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाही परिनालिका के दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर जाती और उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर आती निकलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दक्षिणी ध्रुव से यानी दक्षिण ध्रुव से अंदर जा रही हैं और उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकल, इस प्रकार से इनकी गति हो रही है। अगले प्रयोग में है कि धारावाही परिनालिका के अंदर के किसी सिरे पर को सामने से देखने पर यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो सामने का सिरा दक्षिणावर्त ध्रुव होगा, और यदि विद्युत धारा की दिशा वामावर्त है तो सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की प्रबलता और तथा परिनालिका में लूपों की संख्या पर निर्भर करती है। परिनालिका में अधिक धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो अधिक होती है। परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होने पर चुंबकत्व भी अधिक हो जाता है। और लास्ट इसका परीक्षण होगा, यदि परिनालिका के अंदर चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा की छड़ रख दी जाए तो यह परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। इस छड़ को परिनालिका की क्रोड कहते हैं। अतः परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यह चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत जो रसायन विज्ञान से दिया है कि निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो इसका आंसर होगा दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मानव एवं जंतु जगत में। तो हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करती हैं। हम इसी संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, आंसुओं, लार आदि का पीएच लगभग 7.4 होता है। यदि यह 7 से कम हो जाता है या 7.8 से अधिक हो जाता है तो हमारा जीवन असंभव हो जाता है। दूसरा है पाचन तंत्र। हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता है जो हमें बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। गैस्ट्रस जूस की पीएच लगभग 1.2 होती है। अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द और जलन होने लगती है। दंत क्षय। हमारे दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ हैं। ये जल में नहीं घुलते, परंतु मुंह की पीएच 5.5 से कम होने पर दांत नष्ट होने लगते हैं और मुंह में उपस्थित जीवाणु, अपशिष्ट, शर्करा और खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण से अम्ल उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमारे जो पीएच है हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। दूसरे वाले में ऊष्माक्षेपी अभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो इसका उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित अर्थात मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका जो समीकरण हो जाएगा C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा। इस प्रकार से हम इसका जो उदाहरण है वो लिख सकते हैं। एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहला वाला हो जाएगा, जो एथेनोइक अम्ल है सोडियम से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है। इसका सूत्र हो जाएगा 2CH3COOH प्लस
2Na इज इक्वल टू 2CH3 COONA प्लस H2, जो H2 है वो हाइड्रोजन गैस है, इसमें इस क्रिया में निकलती है। दूसरा वाला हो जाएगा 2 जो एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो इसका समीकरण जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख वाला कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेकिंग सोडा से धामन सोडा, तो इसका केवल समीकरण देना है। तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, जो सोडियम बाइकार्बोनेट पे था बेकिंग सोडा, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट अर्थात धामन सोडा प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसका समीकरण हो जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर धामन सोडा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अर्थात इसका समीकरण हो जाएगा 2NaSCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस प्रकार से इसका समीकरण हम लिख सकते हैं। दूसरा वाला है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका हो जाएगा जिप्सम टू, इस प्रकार से हम इसका समीकरण रख सकते हैं जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, और जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। यानी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। तो साबुन की निर्मलन क्रिया के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा साबुन की निर्मलन क्रिया या सफाई प्रक्रिया के अंतर्गत जब साबुन को जल में घोला जाता है तो यह मिसेल बनाती है। गंदे कपड़े में से धूल, तेल तथा ग्रीस हटाने के लिए गंदे कपड़ों को साबुन में बाटे पानी में डुबाया जाता है। साबुन का हाइड्रोजन भाग टेल या पूंछ जल विरोधी होता है तथा तेल व ग्रीस में विलय होता है, जबकि साबुन का आयनिक भाग हेड या सिर जल में विलय होता है। यानी पहला इस प्रकार आगे जो मिसेल है, जैसे कि आप इसको चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, मिसेल के हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले भाग पूंछ गंदे कपड़े की सतह में उपस्थित धूल, तेल व ग्रीस के कणों को के साथ जुड़ जाते हैं तथा उन्हें अपने बीच फंसा लेते हैं। इसके बाद मिसेल के बाहर की ओर वाले आयनिक जो जल के अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कार्बन वाले सिरों में फंसे धूल तथा चिकनाई के सारे कण कपड़े की सतह से खिंचकर जल में आ जाते हैं तथा गंदा कपड़ा साफ हो जाता है। इस प्रकार से हम जो साबुन की निर्मलीकरण या साबुन की सफाई क्रिया, इसको आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा वाला है निस्तापन तथा भर्जन के बारे में लिखना था। तो इसका आंसर होगा निस्तापन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी CO2, SO2 तथा अन्य बाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्यों को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रकार से हम निस्तापन की परिभाषा लिख सकते हैं। जारण या भर्जन सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को जारण या भर्जन कहते हैं। इस प्रकार से भर्जन की परिभाषा हो जाएगी। तीसरा वाला 7वें के अंदर तीसरा वाला है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। तो इसके बारे में आंसर होगा विस्थापन अभिक्रियाओं के प्रयोगों को करके धातुओं को उनके सक्रियता क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ऐसी श्रेणी को जिसमें सामान्य धातुओं को उनके घटते हुए सक्रियता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है संकलन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो संकलन अभिक्रिया है उसको हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक तत्वों या यौगिक या दोनों आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं। इस प्रकार इसका समीकरण हो जाएगा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इस प्रकार से इसका यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा वाला है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो इसका आंसर होगा दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता या आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं एक ही हैं। तो पहली विशेषता होगी कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधार पर है, जो कि तत्वों के मूलभूत गुण हैं। दूसरा जिसकी विशेषता लिख सकते हैं कि इसके बनने से तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। तीसरा लिख सकते हैं समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया, अतः किसी समूह के एक तत्व के गुणों के अध्ययन से अन्य तत्वों के गुणों का ज्ञान हो जाता है। अगला लिख सकते हैं इस आवर्त सारणी में धातु तथा अधातुओं का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इस प्रकार से हम इसके विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। दूसरा वाला है आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो इसका आंसर होगा दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं एक ही हैं। तो पहली विशेषता होगी कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधार पर है, जो कि तत्वों के मूलभूत गुण हैं। दूसरा जिसकी विशेषता लिख सकते हैं कि इसके बनने से तत्वों के
सिनाबार से मरकरी प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण। तो पहले हम इस जो HGS यानी सिनेबार है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, अर्थात इसका समीकरण हो जाएगा 2HGS प्लस 3O2 इजिकल टू गर्म करने पर 2HGO प्लस 2SO2, और जो हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इसी को हम फिर गर्म करेंगे तो हमारा मरकरी प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन प्राप्त होगी, यानी 2HGO इजिकल टू गर्म करने पर 2Hg प्लस O2 जो हमारी मरकरी वो हमें लिक्विड में प्राप्त यानी द्रव में प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम सिनेबार से दोनों समीकरणों के माध्यम से सिनेबार से मरकरी प्राप्त कर सकते हैं। उपखंड गा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 8 के पहले वाले का प्रश्न है, पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा, पादप में जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण करना ही जाइलम का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में कॉपर्टी स्थापित की जाती है? तो आंसर है महिला के गर्भाशय में। तीसरा है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? तो आंसर है मटर के पौधों पर। चौथे वाले में समजात अंगों के उदाहरण दीजिए। तो चिड़िया, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा, मनुष्य तथा सभी स्तनधारियों के हृदय में 4 बेस्म होते हैं, 2 आलेंद्र तथा 2 निलय। मनुष्य में रुधिर परिवहन के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में यानी दाहिना आलिंद इसमें एकत्रित होकर दाहिने निलय में होते हुए फेफड़ों में जाता है और दाहिने निलय में होता हुआ ये फेफड़ों में पहुंच जाता है। और दूसरे चरण में फेफड़ों से फुफ्फुसराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में एकत्रित शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार रुधिर परिवहन को 2 बार दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरे परिसंचरण में कहीं भी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मिश्रण न होने के कारण परिसंचरण अधिक प्रभावशाली होता है। अतः इस परिवहन से स्पष्ट होता है कि रुधिर हृदय में 2 बार से गुजरता है। इस प्रकार से रुधिर परिसंचरण के बारे में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत पहला है कि निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और दूसरा है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन पर दोनों पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले वाले पर आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उनके दोहन को नियमित तथा सीमित करना होगा। कुछ आवश्यक संरक्षण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाना चाहिए। पहला है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण अर्थात भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखना तथा मृदा अपरदन रोकना। इसके लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण तथा जंगलों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यह क्रिया भूमिगत जल भंडारण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तीसरा है वन संरक्षण। वनों की उपयोगिता असीमित है, अतः इसे नष्ट होने से बचाना अति आवश्यक है। वनों के विनाश से भूमि का अपरदन, जल का क्षरण तथा बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। अगला है वन्य प्राणियों का संरक्षण। मनुष्य जंगली जानवरों के शिकार का आरंभ से ही शौकीन रहा। उसने इतनी अधिक संख्या में जानवरों का शिकार कर डाला कि उनकी जातियां तक विलुप्त हो गईं अथवा संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच गईं। इस प्रकार से वन्य प्राणियों का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। पुनरुद्भवन। कुछ जीवों, पादप तथा जंतु में यदि किसी कारण जीव का शरीर क्षत हो जाता है या टुकड़ों में टूट जाता है तो ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जिसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे सरल जीव जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि पुनर्जनन प्रदर्शित करते हैं। पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं और कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार के ऊतक तथा कोशिकाएं बनती हैं। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप से क्रम से होता है, इसे परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से हम पुनरुद्भवन पर टिप्पणी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, वृक्क में वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए। यह कार्य कैसे करती हैं? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका हम विस्तार से आंसर लिख सकते हैं। वृक्क नलिकाएं या वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो वृक्क नलिकाएं वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। वृक्क नलिका के 2 प्रमुख भाग होते हैं, मेलपिगियन संपुट तथा स्रावी नलिका। इसके अंतर्गत विस्तार से लिखेंगे। मेलपिगियन संपुट, इसके 2 भाग होते हैं। एक प्याले के आकार का बोमेन संपुट
तथा केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस यह बोमेन संपुट की गुहा में स्थित रुधिर कोशिकाओं का एक जाल होता है नेफ्रॉन की, जैसे कि आप संरचना देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हम इस चित्र को बना सकते हैं। दूसरा है स्रावी नलिका, इसके 3 भाग होते हैं जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। और मूत्र नलिका यानी इसका जो कार्य कैसे करता है नेफ्रॉन, तो हम लिख सकते हैं कि कोशिका गुच्छ में धमनी की जो शाखा आती है वह इससे निकलने वाली शाखा से अधिक चौड़ी होती है। इस प्रकार केशिका गुच्छ से में अधिक रुधिर आता है किंतु निकल कम पाता है, अतः इसका प्लाज्मा कोशिकाओं की पतली भित्ति से छन जाता है और संपुट में होकर नलिका में आ जाता है। यह क्रिया अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। छने हुए निस्पंदन से लगभग सभी कार्बनिक जैसे जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि होते हैं, अर्थात रुधिर कणिकाओं तथा प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर लगभग सभी घटक उपस्थित होते हैं। इनकी मात्रा भी प्लाज्मा के बराबर होती है। इस प्रकार से हम इसको विस्तार से लिख सकते हैं कि केशिका गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनी का यू के आकार की स्रावी नलिका के चारों ओर बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं का जाल सा बना लेती है। नली के अंदर आए हुए नेफ्रेज फिल्ट्रेट तरल पदार्थ से भोजन आदि स्रावी नलिका व केशिकाओं की भित्ति से होकर वापस रुधिर में आ जाता है। कुछ जल इस प्रकार वापस रुधिर में आता है। इस क्रिया को वर्णनात्मक अवशोषण कहते हैं। इस प्रकार अनावश्यक जल तथा व्यर्थ या हानिकारक पदार्थ रुधिर से नलिका के तरल में ही रह जाते हैं। यही मूत्र है जो मूत्र संग्रह नलिका से होता हुआ मूत्राशय से एकत्र होता है और मूत्राशय से मूत्र समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि का वर्णन हो गया। प्रश्न नंबर 11 के अथवा में यानी इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर करना था। दूसरे वाले प्रश्न में टिप्पणी लिखना है। तो स्वपोषी पोषण या बाष्पोत्सर्जन और चिपको आंदोलन तीनों पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे तथा जीवाणु साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने चारों ओर उपस्थित कुछ कार्बनिक पदार्थों CO2 तथा जल को संश्लेषित करके स्वयं बनाते हैं। अतः जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं, ट्रॉफे का अर्थ होता है पोषण से है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। यह भोजन कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज आदि होता है। अतः स्वपोषी पोषण में कार्बनिक पदार्थों के प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक पदार्थ भोजन बनते हैं। स्वपोषी पोषण के निर्माता हैं स्वपोषी भोजन के निर्माता हैं। स्वपोषण द्वारा बने भोजन को मनुष्य तथा बहुत से जंतु उपयोग करते हैं। इस प्रकार से स्वपोषण के बारे में हम टिप्पणी लिख सकते हैं। बाष्पोत्सर्जन, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी पौधे के वायवीय भागों से पानी का बाष्प बनकर उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक क्रिया होने के साथ साथ किसी सीमा तक एक जैविक क्रिया भी है जो जीव द्रव्य के द्वारा नियंत्रित रहती है। बाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है। बाष्पोत्सर्जन दिन में अधिक तथा रात्रि में कम होता है। बाष्पोत्सर्जन निम्न प्रकार से होता है। इसको हम कह सकते हैं रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन या बात रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। यदि हम इसके महत्व की बात करें तो इसका जो महत्व होता है वो अतिरिक्त जल के निस्तारण में, खनिज लवणों की प्राप्ति में, बाष्पोत्सर्जन कर्षण तथा रसारोहण, ताप का नियमन इसके द्वारा होता है, जल का समान वितरण इसके द्वारा होता है, फलों में शर्करा की सांद्रता। इस प्रकार से हम इसके महत्व को लिख सकते हैं। तो इस पर हम आसानी से इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। तीसरा वाला है चिपको आंदोलन, जिस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर होगा चिपको आंदोलन क्या है। तो इसके अंदर हम टिप्पणी लिख सकते हैं कि चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही एक परिणाम था। इस आंदोलन का प्रारंभ हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव के एक घटना 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार तथा स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक दिन जब सभी पुरुष गांव से बाहर गए थे तभी ठेकेदार के आदमी वहां वृक्ष काटने के लिए पहुंचे, परंतु वहां की महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। इस प्रकार से हम इस चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल पूरा होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।